दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी हलचलें होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद यही रहती है कि वो सभी जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो। हमेशा की तरह आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी लेकर आए हैं हम आपके लिए हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अब इन तीनों सेगमेंट्स में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। बताएं आपको कि हाल ही में दिल्ली स्थित NCOI हाट में 70वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विशेष मेहमान रहे माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, जानते हैं हमारे सेगमेंट में। दिनांक 16 नवंबर 2023 को देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका एवं सतत विकास लक्ष्य विषयांतर्गत NCUI द्वारा नई दिल्ली में 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह आयोजित हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने सहकारी समितियों के महत्व और उनकी अपार क्षमता के ऊपर प्रकाश डाला। साथ ही विभिन्न सहकारी क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर किया। इसके अलावा देश के विकास में इन सहकारी समितियों की भूमिका से अवगत भी कराया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने देश के युवा वर्ग से इन सहकारी समितियों से जुड़कर रोजगार के अवसर प्राप्त करने का सुझाव भी दिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया। FPO का हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे एक नया मॉडल डालने का कोशिश चल रहा है। हमें इस क्षेत्र को बड़ी घनिष्ठता से मॉनिटरिंग करते हुए किसी क्षेत्र विशेष को, जैसे आज दूध में अपने कोऑपरेटिव का रुतबा है, आज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया करके अपना रुतबा बना रहा है, 60,000 करोड़ का उनका कारोबार हो गया है। किसी भी कॉरपोरेट को वो कॉम्पीट कर सकता है, ये बन गया है। तो और क्षेत्र में भी हमें, जैसे फर्टिलाइजर में आपने इफको को बना दिया है, और भी किसी और एक दो चीज में हमें ऐसे कोऑपरेटिव को लक्ष्य रखना चाहिए कि 100% कोऑपरेटिव से ही होगा। कोऑपरेटिव का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। इस प्रकार की क्षमता इसमें है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दिलीप भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने युवाओं को भी अपने इस पांख में शामिल करने का कोशिश किया। युवा को लगना चाहिए कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये बूढ़ों को टाइम पास करने का काम नहीं है, ये एक आर्थिक गतिविधि है जिसके जरिए हम ग्रामीण अर्थतंत्र को संबल दे सकते हैं। इस प्रकार की इस गतिविधि को मान्यता देते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका स्वतंत्र मंत्रालय बनाया। अवस्थी जी ने ठीक ही बताया कि उस पर उन्होंने, जैसे अमित भाई को पसंद करने में कुछ वजह होगी, इससे पता लगता है कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। वो प्रायोरिटी दिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है। और अभी हमारे देश के बहुत बड़े जो कारोबार हैं, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की बात हुई, बीज की बात हुई, उन सारी चीज़ों को अभी बड़े पैमाने पे कोऑपरेटिव क्षेत्र के जरिए आगे बढ़ाने का सहकार विभाग ने निर्णय भी कर लिया है और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इसको नोडल एजेंसी के रूप में काम करने का
निर्णय भी हो गया है और उसमें वो आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इनके जरिए हम युवाओं को नए क्षेत्रों में कैसे कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाकर काम में लागू करने का प्रयास कर सकते हैं, इनके बारे में बताना चाहिए। सारे देश में हमारी इनकी आवश्यकता है। तो इतने बड़े विशाल भारत की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर और प्रोड्यूसर से लेकर उपभोक्ता के बीच में कड़ी बनने का एक विश्वास पात्र साधन कोऑपरेटिव बन सकता है। अगर इस दिशा में कोई विचार किया जाए तो मैं मानता हूँ रोजगार की भी एक बहुत नई श्रृंखला खड़ी हो सकती है और इसी के जरिए लोगों को अच्छी चीज़ों को सही दाम पर पहुँचाने का काम भी होगा और सही चीज़ का सही दाम गांव में बैठे प्रोड्यूसर को भी देने का हम काम कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें कुछ ये सहकारी सप्ताह है उसके जरिए करना चाहिए। सहकारी सप्ताह पूरे देश में मनाया जाएगा। सप्ताह के कार्यक्रम भी अलग अलग तौर तरीके से चलते रहेंगे। उस कार्यक्रम में हमें सहकारी क्षेत्र के अपने जितने अंग उपांग है, जितने क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है, ये सप्ताह के दौरान उन सभी में बढ़ोतरी करने का प्रयास करना चाहिए। सभी में, जो भी हमारा दूध में काम करने वाले हैं तो उनको अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य देना चाहिए। शुगर में कर रहे हैं उन्हीं को अपने क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का करना चाहिए। जिस भी क्षेत्र में हम कोऑपरेटिव काम कर रहे हैं वो ये सप्ताह के दौरान, क्योंकि ये हर साल का आपका कार्यक्रम है, हम जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का विस्तार बढ़ाना चाहिए, हमारा एरिया बढ़ाना चाहिए, हमारी सदस्यता बढ़ानी चाहिए, हमारा वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए। जो भी है उसमें कुछ न कुछ विस्तार करने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये सहकार सप्ताह के दौरान मैं मानता हूँ कि आपके सहकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के द्वारा इनके विस्तार के बड़े पैमाने पे कार्यक्रम होगा तो देश की सरकार का जो सहकार से समृद्धि की ओर का लक्ष्य है उसको हासिल करने में हम कामयाब रहेंगे। किसान भाइयों बहनों, हमारे सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी देंगे तुलसी की खेती के बारे में। जी हाँ, तुलसी की खेती बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है आपको, बशर्ते आप कुछ सावधानियां बरतें। अच्छे से उत्पादन आपको हासिल करना है तो उसके लिए प्रबंधन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से किया जा सकता है प्रबंधन कार्य, आइए जाने हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान में। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम विर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम क्लीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें।
चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा, जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में ऐसी कई सफलता की दास्तानें हैं जो अगर हम जान लें तो उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। हमारे देश में किसान आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ एफपीओ से भी जुड़ रहे हैं, अपार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। तो इस दिशा में किस तरह से किसानों को सफलता हासिल हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा किसान हमारे इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं और आज हमें इधर हमारा स्टॉल लगा हुआ, जिसमें हमने 15 से 20 तक अलग अलग आइटम रखी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के खाखरास है जो किसानों के द्वारा ही बने हुए हैं। फिर हनी है जो प्रीमियम क्वालिटी की होती है। फिर डिफरेंट टाइप्स के हम पल्सेस रखे हैं, जिसमें क्यूमिन सीड्स है, फनेल सीड्स है, सिसम सीड्स है, तुअर दाल है, मूंग दाल है। फिर है हमारे पास एक और ऑर्गेनिक टर्मेरिक, जिसका करक्यूमिन भी परसेंटेज हाई है और प्रॉपर ऑर्गेनिक है, जिससे अच्छा जैसे कि न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमारे पास है एप्रिका प्रीमियम ट्री, और हमारी जब सब सारी प्रोडक्ट है उसका हमने नाम अपना ब्रांड नाम रखा हुआ है, एप्रिका ब्रांड से हम सेल करते हैं। और ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं और ऑफलाइन भी हम किसानों और दूसरे लोगों को हम अवेलेबल करवाते हैं, और हम ONDC माई स्टोर पे भी अवेलेबल है। हमारा एफपीओ बना है सहकारिता विभाग में, जिसका नाम है आरंभशील किसान उत्पादक सहकारी संगठन समिति लिमिटेड। अभी हम इसमें अपने कुछ उत्पादों पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से हम चीज़ों को उगाकर अपने किसानों के साथ मिलकर उगा रहे हैं और उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके मार्केट कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे साथ 350 किसानों का जुड़े हुए हैं, जो गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही हैं सभी लोग। और हम इसमें अपना दाल, चावल और सरसों, गेहूं, इन चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर इनके प्रोसेस्ड आइटम्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिख रही होगी हमारी ये पैकेजिंग, ये सरसों का तेल है, जो हम पीली सरसों का तेल उगाते हैं। पीली सरसों का तेल
ये हमारा शहद है जो हम हमारे फार्म पर और हमारे जो किसान हैं उनके बी बॉक्सेस रखे हुए हैं, वहाँ का लोकली प्रोड्यूस हनी है, नेचुरल हनी है। उसी तरीके से ये दाल और चावल है। अभी हम इसमें कुछ और बीज का भी काम शुरू किया है, हमने बीज का काम कर रहे हैं, जो अपने किसान मेंबर हैं उनसे बीज उगवा कर और उससे बीज उत्पादन का काम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही इन पे और प्रोडक्ट्स पर भी हम काम करने वाले हैं, जिसमें बायो एंजाइम्स हैं जो किसानों को खाद वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें केमिकल फ्री एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम तैयार करेंगे बायो वेस्ट से। हमारा जो एफपीओ है वो हनी बेस है। हमारा जो हनी है, हमारे एफपीओ में जुड़े हुए लगभग 650 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम लोग हनी पर ही काम करते हैं, और साथ साथ बी पोलन, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा बी पोलन है। इससे भी किसानों की आय कई गुना बढ़ जाती है, और हमारे मधुमक्खी पालक इसे कलेक्ट करते हैं। ये केवल बी पोलन है, केवल मधुमक्खी के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, और इससे हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं मधुमक्खी पालक, उनकी लगभग 4 गुना ज़्यादा उनकी आय बढ़ने की संभावनाएं हैं, और इसे हम लोग मार्केट में करते हैं। और हमारे पास अनेक प्रकार के हनी हैं, लगभग हमारा एफपीओ लगभग 10 प्रकार के हनी कलेक्ट करता है, और उसमें ये अकेशिया, ये श्रीनगर कश्मीर का अकेशिया है। इस वहाँ पर हमारे मधुमक्खी पालक बॉक्स लगाते हैं और वहाँ से इसे कलेक्ट करते हैं। इसके साथ हमारे पास है लीची के बागानों में हमारे लोग अपने अपने बॉक्स लगाते हैं, और वहाँ पर लीची का फूल आने के में जिस टाइम 15 मार्च से 15 अप्रैल तक जो फूल आता है लीची का, उसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये लीची हनी है। और इसी प्रकार हमारे पास जामुन हनी है, और जामुन हनी हमारे लोग जब जामुन का फूल खिलता है जून के महीने में, उस टाइम कलेक्ट करते हैं। और इसी प्रकार अलग है हमारा लेमन हनी है, और तुलसा जी का हनी है। अभी हमारे सभी बॉक्स तुलसा जी के अंदर गए हैं। गुना के अंदर तुलसा का उत्पादन होता है, वहाँ पर हमारे बॉक्स लगे हुए हैं, तो हम तुलसा हनी वहाँ से कलेक्ट करते हैं। और हमारा कोई भी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं वे नेचुरल हैं, और उन्हें जो है हम लोग वहाँ पर बॉक्स लगाने के बाद ही उसी फूल से नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, और फिर उसका जो है उसे मार्केट में लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसान का जो उत्पादन है वो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचे, यही प्रयास हमारे एफपीओ का है। और हमारे एफपीओ का टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का लगभग टर्नओवर इस साल हो चुका है, और हम इसे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी हम एक प्रोसेसिंग प्लांट बी बोर्ड के द्वारा हमें सहायता मिली है, और हम उसमें प्रोसेसिंग प्लांट एक लगा रहे हैं हनी का, जिससे हमारे बी कीपरों को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, और हम अपना शहद एक्सपोर्ट करेंगे। अगली योजना तक हम मार्च अप्रैल तक ही हमारी योजना है कि हम लोग अपने शहद का एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा रिच रिटर्न कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एसएफएससी के सहयोग से 2021 के अंदर एफपीओ का गठन हुआ था। वर्तमान में हमारे एफपीओ में करीबन 350 फार्मर्स हैं, और एफपीओ अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहा है। हमारा एफपीओ मुख्यतः 12 जिले के अंदर जो लहसुन है उसके ऊपर बना था। लहसुन के हमारा वैल्यू एडिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गार्लिक लहसुन पापड़ बनाया है। ये पापड़ जिसमें महिलाओं के जो हमारी जो एसएचजी जो महिलाएं बनी हैं एफपीओ की, उनके थ्रू ये बनाया गया है। इसके अलावा हमारे एफपीओ के जो बाई प्रोडक्ट के अंदर हैं गार्लिक फ्लेक्स हैं, जो गार्लिक को डिहाइड्रेट करके हैं उसमें काम में ले रहे हैं। ये मुख्यतः जो गार्लिक फ्लेक्स है ये बिना छिले हुए सीधा मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, और बहुत मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारे पास में एफपीओ के पास में गार्लिक पाउडर है, जो अब ये एक तो इसका गार्लिक पाउडर का जो मुख्य उपयोग जो आ रहा है ये है कि इसको हम इसकी जो वेज लाइफ है जो 1 महीने तक, ये कम से कम 6 या 9 महीने तक हमारा इसको स्टोरेज में रख सकते हैं, और ये पूरा मार्केट के अंदर इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। इसके अलावा हमारा एफपीओ मल्टीग्रेन आटे के रूप में काम कर रहा है, ये जिसके अंदर बाजरा, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चना और गुड़ ये करके एक पूरा एक मल्टीग्रेन आटा के रूप में बनाया गया है। ये भी एक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आ रही है वर्तमान। इसके अलावा एफपीओ हमारा गार्लिक के नमकीन के ऊपर भी काम कर रहा है। आने वाले समय में ये अपने गार्लिक नमकीन के अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर ऑयल है,
मस्टर्ड ऑयल है, उसके ऊपर भी काम करेगा। इसके अलावा मूंगफली का ऑयल है, लिनसीड का ऑयल है, ग्राउंडनट का ऑयल है, सारे ऑयल के ऊपर भी हमारे एफपीओ के धीरे धीरे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इसके लिए हमारा जो एफपीओ है ये एक ऑनलाइन के ऊपर भी ONDC, जेम के ऊपर भी हमारा रजिस्टर्ड है और जेम के ऊपर भी वर्तमान में SFSC, CBBO के सहयोग से हमारे पास में करीबन 1 लाख से ऊपर के हमारे पास में ऑर्डर आ चुके। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाया जाएगा हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। हमारे इस सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसे आमतौर पर KCC के नाम से जाना जाता है। होता तो ये बहुत छोटा सा कार्ड है, लेकिन मजबूती बहुत प्रदान करता है। जी हाँ, कृषि के कार्यों के लिए आपको आसानी से ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है अपना KCC, तो क्या है बनवाने की पूरी प्रक्रिया, आइए आपको बताएं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह KCC पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में KCC में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से KCC योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को ATM सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख KCC स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है।
इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी krishiddarshan@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।